राजस्थान की सुदूर धूल धूसरित वादियों में बसा एक छोटा सा गांव बैरागढ़। कभी ये गांव राजपूताना शान की गाथाएं गाता था, पर अब ये सिर्फ एक अजीबोगरीब परंपरा के लिए जाना जाता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ की गलियां वीरान हो जाती हैं, पर असली खामोशी तो शुरू होती है रात के ठीक 12 बजे। इस खामोशी के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी ध्वनि है जो सिर्फ आधी रात को सुनाई देती है। एक ऐसी दस्तक जो हर रात किसी ना किसी एक घर के दरवाजे पर जरूर होती है, और जिस भी दरवाजे पर वो अनचाही दस्तक होती है, कहते हैं कि उस घर से कोई ना कोई सदस्य हमेशा के लिए गुम हो जाता है। सवाल ये है कि दरवाजा खटखटाने वाला है कौन और आखिर चाहता क्या है। गांव का बुजुर्ग सरपंच ठाकुर सूरजभान सिंह अपनी पुरानी हवेली की छत पर खड़ा था। उसकी निगाहें सुनसान होती गलियों पर टिकी थीं। गांव में हलचल कम होने लगी थी। तभी उसने नीचे सड़क पर एक आकृति को तेजी से जाते देखा। अरे ओ, कौन है वो? मोहन, क्या तू है? जी ठाकुर साहब, मैं ही हूं। सब दुकानों पर ताला लगवा रहा हूं, जल्दी से बंद करवा रहा हूं। 12 बजने में बस आधा घंटा बाकी है मोहन। सुनिश्चित करो कि कोई भी, मेरा मतलब कोई भी जीवित प्राणी मुख्य सड़क पर ना हो। तुम्हें पता है आज किसकी बारी है? जी ठाकुर साहब, पूरे गांव में चर्चा है। कहते हैं आज रात दशहरी मोहल्ले की बारी है। हाँ, और दशहरी मोहल्ले से कल सुबह तक कौन गायब होगा, ये तो वही दस्तक तय करेगी। उस मोहल्ले के लोगों ने अपनी अपनी दहलीज पर सिंदूर और सरसों का तेल लगा लिया है ना? जी साहब, दिन में ही सब लगा दिया गया था। पंडित जी ने खुद जाकर देखा है। पर ठाकुर साहब, ये सब कब तक चलेगा? 25 साल हो गए इस बात को। तब तक चलेगा मोहन, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। और उसे शांति तभी मिलेगी जब हम उसकी शर्त पूरी कर दें। अब जाओ, जल्दी करो। और हाँ मोहन। जी ठाकुर साहब। अपनी बेटी पारो का खास ख्याल रखना। शहर से पढ़कर लौटी है, नादान है। उसे गांव के नियम समझा देना। ये शहर वाले बच्चे भूत प्रेत और श्राप की बातें नहीं मानते, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मोहन सिर झुकाए तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसकी इकलौती बेटी पार्वती उर्फ पारो कल ही शहर की पढ़ाई छोड़कर लौटी थी। पारो को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस गांव में वो बचपन में खेली कूदी, वहां शाम ढलते ही कोहराम क्यों मच जाता है। गांव के बीचों बीच बने मोहन के छोटे से पक्के मकान के भीतर पारो अपनी माँ लीला के साथ बैठी थी। बाहर मोहन ने फाटक पर जोरदार सिटकनी लगा दी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी जो पारो को असहज कर रही थी। माँ, ये क्या हो रहा है? पापा बाहर क्यों सब कुछ बंद करवा रहे हैं? उन्होंने क्यों कहा कि आज रात हमारी मोहल्ले की बारी है? किसकी बारी? चुप कर पारो, ऊंची आवाज में बात मत कर, वो सुन लेगी। कौन सुन लेगी माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। यहाँ तो सब पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। दरवाजे पर तेल और सिंदूर क्यों लगा रखा है? ये सुरक्षा कवच है बेटी, एक अभिशाप से बचने का एकमात्र उपाय। जिस दिन से तेरी बुआ सुगना ने अपनी जान दी थी, तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और आज 25 साल बाद आज की रात सबसे खतरनाक है। बुआ सुगना? उनके बारे में तो आपने कभी बताया ही नहीं। उन्होंने अपनी जान क्यों दी थी? क्योंकि गांव वालों ने उन्हें मजबूर किया था। उन्होंने उस पर जादू टोना और डायन होने का आरोप लगाया था, लेकिन सुगना डायन नहीं थी। वो तो नहीं, इस बारे में बात करना मना है। बस इतना जान ले कि उसने मरते वक्त श्राप दिया था, और तब से हर रात 12 बजे ये दस्तक होती है। माँ, ये आप क्या बता रही हैं? ये सब अंधविश्वास है। कोई मरकर वापस नहीं आता और ना ही दरवाजा खटखटाता है। बस यही तो डर है तुमको। यही बात तुम्हारी बुआ ने भी कही थी अपनी मौत से पहले। उसने कहा था, जो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा वही मेरे क्रोध का पहला शिकार बनेगा। और आज 25 साल पूरे होने पर वो अपना आखिरी और सबसे भयानक शिकार चुनने आएगी। बाहर हवा तेज हो गई थी। घड़ी की सुइयां 12 की ओर बढ़ रही थीं। पारो ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके कान उस आवाज का इंतजार कर रहे थे। अचानक घड़ी में 12 बजे, और उसी पल किसी के पोरों की हल्की सी आहट। खट खट खट।
रात के सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज आई। पहली बार दशहरी मोहल्ले में किसी घर के दरवाजे पर नहीं, बल्कि सीधे मोहन और लीला के घर की दहलीज पर। खट खट खट। दस्तक थी या बस हवा का झोंका, ये समझना मुश्किल था, लेकिन मोहन और लीला के चेहरों का रंग उड़ गया। पारो, जो अब तक अविश्वास में डूबी थी, चौंक कर खड़ी हो गई। ये आवाज क्या थी? आ गई, वो आ गई। हम पर ही क्यों प्रभु, आज क्यों हम पर? मैंने कहा था इसे गांव मत बुलाओ, इसकी जिंदगी में खतरा है। माँ, पापा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? बारिश की बूंदें होंगी या चूहा होगा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। पारो ने एक कदम दरवाजे की ओर बढ़ाया ही था कि बिजली की तेज चमक के साथ पूरा घर रोशनी से भर गया और फिर अंधेरा। उस हल्की रोशनी में खिड़की के शीशे पर एक परछाई पड़ी। कोई बाहर खड़ा था। लीला, लीला, दीदी, ये तो सुगना की आवाज है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन में मुझे पुकारती थी। हीला, ये छलावा है, उसकी आवाज में मत आओ। दीदी मुझे अंदर आने दो, बहुत अंधेरा है बाहर और ठंड। मैं चलकर बहुत प्यासी हूँ, बस एक गिलास पानी प्लीज। माँ, पापा, आप सुनिए, शायद कोई जरूरतमंद औरत हो। आवाज सुनिए, बिल्कुल बेबस लग रही है। मैं देखती हूँ। पारो, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वो तुम्हें देख लेगी, ये उसका जाल है। देख लेगी तो क्या कर लेगी? पारो ने पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर हल्की धुंध और चांदनी में एक स्त्री खड़ी थी। उम्र लगभग 30 साल, चेहरा बेहद खूबसूरत लेकिन पीला और आंखें अंदर को धसी हुई। अजीब बात यह थी कि उसने गहरे लाल रंग की भारी साड़ी पहनी हुई थी और उसके माथे पर सिंदूर लगा था। वो कांप रही थी, मानो बर्फ में खड़ी हो। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती, पर तुम्हारा खून मुझे जानता है। मैं भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? अंदर? लेकिन आप यहाँ कैसे? दरवाजा खोलो बेटी, बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। पारो उस स्त्री की आंखों में देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही हो। लीला दौड़ कर आई और उसने पारो को जोर से पीछे खींच लिया और खिड़की का पर्दा गिरा दिया। अपनी नजरें मत मिलाना उससे, वो तुझे बुला रही है, अपने अंदर समा लेना चाहती है, यही उसकी तरकीब है। बाहर से वही मीठी और करुण आवाज अब एक गहरी गूंजती हुई हंसी में बदल गई। वो हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे सारी हवा थरथरा उठी हो। होशियार हो लीला, पर इस बार शिकार वही होगी जो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी। और तुम्हारी बेटी ये पहले ही आधी मेरी हो चुकी है। पारो सहम कर अपनी मां के पीछे छिप गई। अब उसे विश्वास हो गया था कि जिस अंधविश्वास को वो बकवास समझती थी, वो न केवल सच था, बल्कि उसकी नजरें उसे अंदर से जकड़ रही थीं। खिड़की पर एक बार फिर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तेज कि शीशा चटक गया। खिड़की के चटकते ही मोहन ने पारो और लीला को एक कोने में धकेल दिया। बाहर का तापमान अचानक इतना गिर गया था कि तीनों की सांसें भाप बनकर उड़ने लगी। चटकी हुई खिड़की से एक काला धुआं सा भीतर आने लगा, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। सुगना बहन, हमें छोड़ दे, हमने तेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। नहीं। साजिश तो उस दिन हुई थी जब तुम सबने मुझे चिता पर जलते देखा था और तालियां बजाई थीं। लेकिन मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। मैं तो बस अपना शिकार चुनने आई हूँ, जैसा कि हर साल करती हूँ। और शिकार वही बनेगा जो सबसे कमजोर होगा, सबसे नादान होगा। तुम हर साल एक व्यक्ति को उठाकर कहाँ ले जाती थी? जो गए वो कभी लौटे क्यों नहीं? वो सब अब मेरे साथ हैं, मेरी संसार में, अकेले, भूखे, हमेशा के लिए जलते हुए। उन्हें तुम आज भी सुन सकती हो, शांत रातों में। जब हवा चलती है ना, तो उनकी चीखें इसी हवा में घुली होती हैं। ये कहते ही उस आत्मा ने एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जिसमें सैकड़ों चीखें एक साथ गूंज रही थीं।
पारो ने अपने कान बंद कर लिए। ये कोई दुखियारी आत्मा नहीं थी जो न्याय मांग रही हो। ये एक शिकारी थी जिसे अपने शिकार के भय से प्यार हो गया था। तू तो हमारी रक्षा करती थी सुगना, तू तो वैद्य थी, सबका इलाज करती थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा कि लोगों की भलाई करने से वो मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन जब मैंने मना किया तो सबने मिलकर मुझे डायन कहा। अब मैं सच में डायन बन गई हूँ और ये मेरा नया स्वभाव है। मुझे ये पसंद है। अब मैं किसी की भलाई नहीं करती, सिर्फ अपना पेट भरती हूँ लोगों के डर से। रुको, तुम कह रही हो कि तुम सिर्फ अपना शिकार चुनने आई हो, तो फिर ये आखिरी रात, श्राप का अंत, ये सब क्या है? तुम बार बार नियमों की बात क्यों करती हो? तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है मोहन। हाँ, नियम है। मेरी शक्ति का एक नियम है। मैं हर साल सिर्फ एक ले सकती हूँ और आज 25वें साल मुझे एक ऐसा शिकार चाहिए जो अपनी मर्जी से मेरे साथ आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी ये दुनिया, मेरी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तो ये सब अपनी शक्ति बचाने के लिए है? हर साल एक निर्दोष की जान लेकर तूने अपनी काली शक्ति को जिंदा रखा? बिल्कुल, और जिस तरह तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, उसी तरह अब मैं तुम्हें धोखा दूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि वो दया से पिघल जाए और अपनी मर्जी से मेरे साथ चल दे। लेकिन मेरी कहानी में सच्चाई नहीं, सिर्फ मकड़ी का जाला होगा। ये सुनते ही पारो के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा और निडरता जाग उठी। डर के मारे उसके आंसू सूख चुके थे और उसकी जगह एक तीखी सतर्कता ने ले ली थी। उसे समझ आ गया कि ये आत्मा भावनाओं से नहीं बल्कि चालाकी से काम ले रही है। तुम मुझे अपना जाला बुनने दो सुगना बुआ। मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। हर वो झूठ, हर वो फरेब जो तुमने सालों से लोगों को फंसाने के लिए बुना है। बहुत खूब, तो सुनो मोरी दर्द भरी कहानी। नहीं, पूरी कहानी नहीं, सिर्फ सच। या तो तुम सिर्फ सच बताओ कि तुम्हें किसने और क्यों जलाया, या फिर अभी सूर्योदय होने वाला है और तुम्हारा समय समाप्त। पारो की ये हिम्मत देखकर सुगना की आत्मा कुछ पल के लिए हिचकिचाई। उसे लगा कि ये शिकार बाकियों से अलग है, इसे फुसलाना इतना आसान नहीं होगा। पारो की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक तेज दिमागी चमक थी। उसे एहसास हो गया था कि ये आत्मा झूठ और सच को इस कदर मिलाकर बोलती है कि सामने वाला भ्रमित हो जाए। सुगना की आत्मा ने महसूस किया कि समय बीत रहा है और पारो एक कठोर सौदेबाज की तरह सामने खड़ी है। ठीक है, सच ही सही। सुनो, गांव के ठाकुर सूरजभान सिंह का बेटा विक्रम मेरे पीछे पागल था। मैंने उसे ठुकरा दिया। उसके अहंकार को ठेस लगी और उसने जहर खा लिया। ठाकुर ने मुझ पर जादू टोना का आरोप लगाया और मुझे जिंदा जला दिया गया। ये सच है। और श्राप? श्राप भी सच है। मैंने मरते वक्त अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को एक काली ऊर्जा में बदल दिया। मैंने श्राप दिया कि मैं हर साल एक को ले जाऊंगी, लेकिन एक पेंच था जो मैंने नहीं सोचा था। श्राप के बंधन ने मुझे एक शर्त पर जकड़ दिया कि 25वें साल मुझे एक स्वैच्छिक शिकार चाहिए, वरना मैं खुद हमेशा के लिए नर्क की आग में समा जाऊंगी। तो तू सच में अब एक दुष्ट आत्मा है। तूने अपनी बेगुनाही का फायदा उठाकर हमारा खून चूसा। मैं वही हूँ जो तुम लोगों ने मुझे समझा और बनाया, और आज मुझे एक स्वैच्छिक बलिदान चाहिए। पारो, अगर तुम मेरे साथ चली तो मैं कसम खाती हूँ ये गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो भले ही मैं नष्ट हो जाऊं, पर अपने अंत से पहले मैं पूरे गांव को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर उसने अपनी जली हुई बाहें फैला दी और पूरा मोहल्ला एक भयानक गर्म हवा के थपेड़े से कांप उठा। घरों के दरवाजे हिलने लगे, लोग डर के मारे चीखने लगे। पारो ने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा जो दरवाजे पर खड़े रो रहे थे। माँ, पापा, मुझे जाने दीजिए, ये मेरी लड़ाई है। नहीं। आप चुप रहिए। आपने और पूरे गांव ने 25 साल तक इस आत्मा को पाल पोस कर बड़ा किया क्योंकि आप डरते थे। आपने हर साल किसी न किसी को दस्तक के बाद घर से बाहर रहने दिया, इस उम्मीद में कि वो किसी और का शिकार कर लेगी। आप सबने मिलकर इस बुराई को बचाए रखा। पारो की ये बात सुनकर न केवल मोहन बल्कि खिड़कियों में झांक रहा पूरा मोहल्ला सन्न रह गया।
सच यही था, गांव वाले कभी एकजुट नहीं हुए। वे हमेशा दूसरे के घर पर दस्तक होने की प्रार्थना करती रही। बहुत खूब पारो, तुम सच जान गई हो। ये गांव मेरा हत्यारा ही नहीं, मेरा सहायक भी है। और आज उन्हीं की तरह तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलोगी। आओ, दरवाजा खोलो। पारो ने गहरी सांस ली और दरवाजे की सिटकनी पर हाथ रख दिया। बाहर सुगना की आत्मा अधीरता से मंडरा रही थी। पारो ने एक झटके में सिटकनी खोली और दरवाजा एक तरफ को धकेल दिया। मैं आ रही हूँ सुगना, लेकिन तुम्हारी शर्त पर नहीं, अपनी शर्त पर। पारो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके सामने सुगना की आत्मा एक जलती हुई चिता के समान दहक रही थी। आसपास की हवा में मौत की गंध थी। सुगना ने अपने भयानक हाथ पारो की ओर बढ़ा। मेरी बच्ची, बस मेरा हाथ थाम ले। पहले तुम मुझे बताओ, ठाकुर कहाँ है? क्या? ठाकुर सूरजभान, जिसने तुम्हें जलाया था। तुमने कभी उसे क्यों नहीं उठाया? हर साल किसी न किसी गरीब के घर दस्तक देती थी, लेकिन ठाकुर की हवेली पर कभी नहीं गई। क्यों? वो बहुत ताकतवर है, उसके पास रक्षा कवच है। झूठ! तुम ठाकुर की हवेली इसीलिए नहीं जाती थी क्योंकि तुम उससे सांठ-गांठ करके बैठी हो। तुमने मिलकर पूरे गांव को आतंकित करने का खेल रचा ताकि तुम्हें बलिदान मिलते रहें और ठाकुर की तानाशाही बनी रहे। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। फिर मोहल्ले की बाहर से ठाकुर सूरजभान सिंह लाठी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। लड़की झूठ बोल रही है। मैंने हमेशा तुम लोगों की रक्षा की है। रक्षा? या ये सुनिश्चित किया कि सुगना को हर साल उसका शिकार मिले ताकि वो तुम्हें ना छुए? उसने अभी अभी मुझे बताया कि तुम्हारे पास रक्षा कवच है। ये कवच कोई तंत्र नहीं, बल्कि तुम्हारी आपसी सांठ-गांठ है। सुगना की आत्मा पीछे हटने लगी। उसका राज खुल रहा था। ठाकुर ने गुस्से में लाठी उठाई, लेकिन तभी पीछे से गांव वालों ने आकर उसे घेर लिया। बेवकूफ लड़की, तूने मेरा सब खेल बिगाड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे छू नहीं सकती सुगना, क्योंकि मैं स्वैच्छिक रूप से तुम्हारे साथ चलने के लिए बाहर आई थी। लेकिन अब मैं मना करती हूँ। मैं अपनी मर्जी वापस लेती हूँ। मैंने तुम्हारी झूठ का पर्दा फाश कर दिया और अब इस गांव का हर शख्स ये जानता है कि तुम डर की देवी नहीं, एक साजिश का हिस्सा हो। तुम्हारी शक्ति लोगों के अंधविश्वास से चलती थी और अब ये अंधविश्वास टूट चुका है। ये सुनते ही सुगना की आत्मा जोर से चीखी। उसका शरीर जो आग की लपटों से बना था, अब सिकुड़ने और बिखरने लगा। जो शक्ति उसे गांव वालों के डर से मिलती थी, वो अब उसके खिलाफ जा रही थी। पूरब से सूरज की पहली किरण फूटी और सीधे उस आत्मा पर पड़ी। नहीं, मेरा खेल, मेरी शक्ति। एक आखिरी चीत्कार के साथ सुगना की आत्मा राख के ढेर में बदल गई, जिसे हवा उड़ा ले गई। ठाकुर सूरजभान को गुस्साई भीड़ ने पकड़ लिया। पौरों ने राहत की सांस ली और अपने माता पिता की ओर देखकर मुस्कुराई। बैरागढ़ में अब रातें सिर्फ रातें थीं और दरवाजे खुले रहते थे। अब कोई दस्तक नहीं देता था, क्योंकि असली दस्तक तो पारो ने सच्चाई के दरवाजे पर दे दी थी और वो दरवाजा हमेशा के लिए खुल चुका था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से सटा एक छोटा सा गांव, नाग गांव। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की अपनी कुछ अजीब मान्यताएं हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इसी गांव में घटी। ये कहानी है आकाश और तारा की। देख तारा, पापा मम्मी ने हमें बहुत मना किया था गांव आने से। बोले थे काम से छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने तो छुट्टी ले ही ली। तू भी कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गई। भैया, गांव आकर क्या करेंगे? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। पिछली बार जब हम 10 साल पहले आए थे तब मैं छोटी थी, मुझे तो कुछ याद नहीं। अब चल तो सही, दादी से मिलेंगे। वैसे भी दादी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनसे मिलना जरूरी है। पर भैया, रास्ते में एक जगह रुकना, मुझे कुछ फोटो खींचने, इंस्टाग्राम पर डालूंगी। हाँ हाँ, तेरा इंस्टाग्राम। पहाड़ों की सुंदरता देख, फोन मत देख। अरे देख, कितना सुंदर नजारा है।
शाम के 5 बजे थे। आकाश और तारा नाग गांव पहुंच गए थे। गांव के बाहर ही एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद बाहरी लोग गांव में प्रवेश न करें। आकाश ने उस बोर्ड को देखा और हंस दिया। देख तारा, ये लोग कैसे अंधविश्वासी हैं। सूर्यास्त के बाद गांव में प्रवेश ना करें, ऐसा क्या हो जाएगा? पता नहीं भैया, हो सकता है कोई वजह हो। वजह इनका अंधविश्वास। शहरों में तो रात के 2 बजे भी लोग बाहर घूमते हैं। तभी वहां से गुजरते हुए भुवन सिंह ने उन्हें देखा। बेटा, तुम लोग कहां से आए हो? हम यहीं के हैं, आकाश यानी गंगाराम के बेटे। अच्छा, तुम गंगाराम के बेटे हो। कितने सालों बाद आए हो? करीब 10 साल हो गए। तो तुम लोग गांव के नियम भूल गए होगे। सुनो, शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, ये रास्ता मत भूलना। ये रास्ता किसी हालत में मत जाना। क्यों सर, उस रास्ते पे भूत रहते हैं क्या? तुम मजाक मत करो बेटा। उस रास्ते पर रात के रखवाले रहते हैं। उनसे मजाक करना अपनी मौत को बुलाना है। चलो, अब जल्दी अपने घर पहुंचो। आकाश और तारा अपने पुराने घर पहुंचे। घर के सामने एक बरगद का पेड़ था जिस पर झूले लटके थे। दादी बरामदे में बैठी माला जप रही थीं। दादी, दादी, बिटिया मेरी तारा, आजा बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो। आकाश, तू भी आ गया? हाँ दादी, आपको देखने आया हूँ। बेटा, देखते ही पहचान लिया। तेरे माथे पर कुछ लिखा है, तू मुश्किल में है। दादी, आप भी ना अब ये सब मत करो। मुश्किल सब ठीक है। तू हंस रहा है बेटा, पर मैं सच कह रही हूँ। रात को सोते समय अपने कमरे के दरवाजे पर चूना लगा देना। चूना? क्यों दादी? बेटा, हमारे गांव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम शहरों में नहीं देखी। रात को रखवाले निकलते हैं, वो उन चीजों से हमारी रक्षा करते हैं जो इंसान नहीं है। कौन सी चीजें दादी? भूत, प्रेत, चुड़ैल? ये सब तो फिल्मों में होता है। चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। यहाँ रात को जो निकलता है वो तेरी फिल्मों के भूतों से अलग है। ये तो असली है। 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसने काला जादू करके अपनी आत्मा को अमर कर लिया था। मरने के बाद वो हर रात घूमता है, किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। तभी राघव वहां आता है। नमस्ते दादी। आकाश को देखकर, अरे आकाश भाई, तुम आ गए। राघव, तुम वही हो ना जिसके साथ हम पेड़ पर चढ़ते थे? सुनो, शाम को भुवन सिंह चाचा ने मुझे बताया कि तुम लोग आए हो। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या बात राघव भैया? देखो, तुम दोनों ने दादी की बात सुनी होगी। यहाँ सच में कुछ है। पिछले महीने ही गांव का एक आदमी गायब हो गया। वो रात को बाहर निकला था, अगली सुबह उसकी लाश मिली, पर उसकी आंखें गायब थीं और उसके हाथ पैर उल्टे थे। अरे यार, तुम भी दादी की तरह बातें करने लगे। कोई जानवर होगा, भालू या तेंदुआ। नहीं भाई, तुम नहीं मानोगे, पर याद रखना, आज पूर्णिमा की रात है। ऐसी रातों पर वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और उसे शहर से आए लोगों की सुगंध सबसे पहले आती है। रात के 9 बज गए थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। दादी और राघव ने जाने से पहले फिर से चेताया था। आकाश और तारा ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ये लोग कितना डरा रहे हैं। कुछ नहीं होता, मैं तो जाकर देखता हूँ कि आखिर है क्या उस रास्ते पर। आकाश ने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके पास एक टॉर्च थी और उसने अपना फोन निकाल लिया। देखो दोस्तों, ये है नाग गांव का खतरनाक रास्ता जहां रात के रखवाले रहते हैं। आज मैं दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ नहीं है। आकाश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ पेड़ों से पत्ते गिरने की आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी जल रही है। क्या है वो? लगता है कोई दिया जल रहा है। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, वो रोशनी गायब हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी,
जैसे कोई पुराने मंत्रों का जाप कर रहा हो। क्या है ये आवाज कहाँ से आई है? तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने आगे देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? मैं यहाँ का रखवाला हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस देखने आया था। वो लोग कह रहे थे कि यहाँ भूत है। भूत? नहीं बेटा, भूत नहीं, मैं खुद इंसान हूं। या यूं कहो, पहले था। 100 साल पहले मैं इसी गांव का रहने वाला था। एक तांत्रिक ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब मैं हर रात यहां घूमता हूं, उस तांत्रिक की आत्मा को रोकने की कोशिश करता हूं जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को मार डालती है। तो तुम असली हो? तुम्हारा मतलब तुम सच में? उसने सुन लिया, वो आ रहा है, जल्दी भागो यहां से। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। एक काला सा धुआं सामने से आता दिखा। धुएं के बीच से एक आकृति निकली। वो तांत्रिक था। अरे, आज तो कोई नया शिकार मिला, और ये तो शहर से आया है। बहुत दिनों बाद कोई ताज़ा इंसान मिला है। नहीं, मुझे मत छुओ। भागो बेटा, मैं इसे रोकता हूं, पर जल्दी करो, देर मत करो। आकाश भागने लगा। पीछे से उसे तांत्रिक की भयानक हंसी और रखवाले के मंत्रों की आवाज आ रही थी। वो भागता हुआ घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। भैया, तुम कहाँ थे? ये खून क्या है तुम्हारे कपड़ों पर? थारा, सब सच है। वो तांत्रिक, रखवाला, सब सच है। तभी दादी वहां आई। बेटा, तूने उसे देख लिया, अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब दादी? जिसने भी उसे देख लिया वो उसका पीछा करता है। 3 दिन के अंदर वो उसे मार डालता है। ले, ये ताबीज पहन ले, कल सुबह होते ही हम मंदिर चलेंगे। अगले 3 दिन नाग गांव में बहुत अजीब थे। हर रात आकाश को वो भयानक हंसी सुनाई देती। दरवाजे पर अजीब अजीब खरोच के निशान बन जाते। तीसरी रात सबसे भयानक थी। उस रात पूरा गांव कांप उठा। मंदिर के पुजारी ने विशेष अनुष्ठान किए। आखिरकार सुबह होते होते वो तांत्रिक की आत्मा को शांत कर पाए। दादी, मैं समझ गया। हमारे बड़े जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अब मैं कभी किसी चीज का मजाक नहीं बनाऊंगा। बेटा, हमारे पहाड़ों की अपनी मान्यताएं हैं, इन्हें समझना पड़ता है, मजाक नहीं उड़ाना। जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो भी कुछ होता है। आकाश और तारा वापस शहर जाने को तैयार थे। गांव से बाहर निकलते वक्त आकाश ने उस रास्ते की तरफ देखा जहां उसने रखवाले को देखा था। शुक्रिया रखवाले, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं हर साल आऊंगा, तुम्हारे लिए दिया जलाऊंगा। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे उसी रास्ते पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वो रखवाला जो अब भी अपना कर्तव्य निभा रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने रहस्य होते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना। नाग गांव के रखवाले आज भी हर रात अपना कर्तव्य निभाते हैं, और आज भी गांव वाले शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो जानते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं, बस उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।